आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। आज मैं एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आज मैं डिस्कस करूंगा। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है और ये दो शब्द हैं, एग्रोस जिसका मतलब होता है खेत यानी फील्ड, और नॉमस जिसका मतलब होता है प्रबंध या मैनेजमेंट करना। या मैं कह सकता हूं कि सस्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूमि का प्रबंध किया जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उच्च उत्पादकता के लिए फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाले तरीकों को अपनाए जाने से संबंधित होती है। यानी सस्य विज्ञान वह है जो फसलों को एक अनुकूल वातावरण देती है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह सबस्टेंस के रूप में है। अब जीवन निर्वाह क्या होता है? वह खेती जिसको हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं वह जीवन निर्वाह खेती होती है और भारत में सर्वाधिक जीवन निर्वाह खेती ही होती है क्योंकि भारत एक गांवों का देश है और यहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है और वहाँ पर जीवन यापन करने के का मुख्य जो साधन है वो कृषि ही है। तो इसीलिए भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह खेती के रूप में कहा गया है। अब बात करते हैं आगे। पीटरो डे क्रेसेंजी 1230 से 1307 एडी ने पहली बार अपनी पुस्तक ओपस रूरालियम कामोडारम में एग्रोनॉमी से संबंधित कई साहित्य एकत्र किए, इसीलिए इन्हें एग्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। यानी पीटरो डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। वॉन हेल्मोट ने निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति का मुख्य तत्व पानी है। पहली बार वॉन हेल्मोट ने यह बताया कि जो वनस्पति है या जो प्लांट्स हैं उनका मुख्य तत्व पानी ही है। जैथरो टुल ने एक पुस्तक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री प्रकाशित की एवं उनके द्वारा सबसे पहले बीड और टिलेज शब्द दिए गए। उन्हें खरपतवार विज्ञान का पिता, फादर ऑफ टिलेज के रूप में जाना जाता है। जैथरो टुल को फादर ऑफ बीड साइंस और फादर ऑफ टिलेज दोनों कहा जाता है। ऑर्थर योंग ने पोल्ट्री डंग, कूड़, खाद जैसी कई सामग्रियों को लाकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पोट कल्चर प्रयोगों का संचालन किया। उन्होंने 46 संस्करणों में एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में अपना काम प्रकाशित किया। खेती के लिए सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत 1840 में जस्टिस वॉन लिविंग ने की थी। इस वॉन लिविंग को कृषि रसायन का पिता कहा जाता है। अब जानते हैं कृषि की महत्वपूर्ण अवधारणाएं या इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। पत्ती क्षेत्र सूचकांक, लीफ एरिया इंडेक्स, इसकी जो अवधारणा थी वो सबसे पहले वाटसन ने 1948 में दी और इसका एक फार्मूला होता है लीफ एरिया इंडेक्स का, कुल पत्ती क्षेत्रफल अपॉन ग्राउंड एरिया, और ये दोनों चीजें वर्ग मीटर में दी गई होती हैं। आइए बात करते हैं भूमि समतुल्य अनुपात की, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसका अर्थ होता है एकमात्र फसल द्वारा धारण क्षेत्र से उत्पादित उपज एवं इंटरक्रॉपिंग से प्राप्त उपज का अनुपात होता है। अब जानते हैं LER का फार्मूला क्या होता है। इसमें इंटरक्रॉपिंग की उपज आ प्लस वा, इसका मतलब होता है दोनों फसलों की उपज अपॉन एकमात्र फसल की उपज आ, यानी जो मुख्य फसल होती है उसकी उपज को भाग कर दिया जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या है? जब दो फसलों को निश्चित दूरी में बोया जाता है तो वह इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे गेहूं की 9 लाइनों को
बोने के बाद एक लाइन सरसों की अगर लगा देते हैं तो वह इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। LER बताता है कि दोनों फसलों की उपज को अगर आप मुख्य फसल से भाग कर दें तो वह LER निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर गेहूं की और सरसों की कुल उपज को अगर हम गेहूं की फसल से भाग करें तब हमको LER प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आ का मतलब इन्होंने बताया है एकमात्र मुख्य फसल, वा का मतलब अंतरा फसल यानी जो आप इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं वह। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ से हैं कि LER अगर 1% से अधिक होता है तो इंटरक्रॉपिंग फायदेमंद होती है, यानी इंटरक्रॉपिंग अच्छी मानी जाती है। जैसे LER 1.20 का मतलब है दोनों फसलों का मिश्रण एकल फसल से 20% अधिक है। किसी फसल का LER 1.50 आता है तब हम कह सकते हैं कि जो उपज है टोटल वह मुख्य फसल से यानी एकल फसल से 50% अधिक है। बात करते हैं ग्रोइंग डिग्री डे। इसका फार्मूला होता है ग्रोइंग डिग्री डे बराबर मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन 2 माइनस बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी सीड का जर्मिनेशन या फसल की वृद्धि नहीं हो सकती, उसको बेस टेम्परेचर कहा जाता है। कि यह फसलों के विकास निर्धारण का मौसम आधारित सूचक है अथवा ये एक तापमान निर्देशिका है जिसका उपयोग फसल की परिपक्वता की अवधि का अनुमान लगाने में किया जाता है। ये फसलों के कीट पेस्ट प्रकोप की भविष्यवाणी बताने में सक्षम होता है। इसे ऊष्मा इकाई थर्मिनल यूनिट भी कहते हैं। प्रमुख फसलों का ग्रोइंग डिग्री डेज जो निम्नलिखित है। ग्रोइंग डिग्री डे 2100 से 2400, धान का 1700 से 2100, मटर का 1100 से 1200, कपास का 1900 से 2500, मक्का का 2200 से 2800। अब बात करते हैं बेस टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि होना संभव नहीं होती, ये बेस टेम्परेचर कहलाता है। ये सामान्यतः ठंडे मौसम में लगाई जाने वाली फसलों का 5 डिग्री सेल्सियस तथा जो खरीफ में फसलें लगाई जाती हैं गर्म जलवायु में उनके लिए 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रमुख फसलों का बेस तापमान यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। गेहूं जौ जई की अगर बात करूं तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.5 डिग्री सेल्सियस। धान मक्का ज्वार की बात करूं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 डिग्री सेल्सियस। आलू के लिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट या 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, आइए इसके एक फार्मूला होता है उससे जानते हैं। फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। देश में फसल सघनता लगभग 135 से 138% है। ये ओल्ड है, लेकिन लेटेस्ट अगर मैं बात करूं 142 से 143% क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता भारत की है। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल चक्र में एक ही भूमि पर साल दर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अगर फसल चक्र को मैं अपनी भाषा में बताऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार से बोना कि मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बनी रहे, यही फसल चक्र कहलाता है। इनमें कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे अनाज की खेती के बाद दलहनी फसलों को लेना। अगर आपने अनाज सीरियल्स को लिया है तो आप पल्सेस को लीजिए अगली बार में। ऐसे ही कम पानी चाहने वाली फसलों के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसलों को लीजिए, या अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को लीजिए,
ये इसके सिद्धांत होते हैं। मृदा उर्वरकता को बनाए रखता है और उसको सुधारता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और नमी का संरक्षण करता है, हानिकारक रोगजनकों, कीट पतंगों, नेमाटोड और खरपतवारों के होने वाले नुकसान का जो विशेष फसल से जुड़े हैं को रोकता है। यानी फसल चक्र बीमारियों, रोगों, खरपतवारों आदि सभी को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर जो कीट लगते हैं, अगर एक जैसी फसलें आप लेते रहोगे तो वह कीट जो हैं लगातार उन्हीं फसलों पे पनपते रहेंगे और हमारी फसल को नुकसान करते रहेंगे। फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है? फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र में वर्षों की संख्या इंटू 100 में फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या और कितने वर्षों में लिया गया है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। एक वर्ष के लिए एकड़ फसल सघनता धान मटर 200%। कैसे? ये एक वर्ष का फसल चक्र है और 2 फसलें ली गई हैं एक वर्ष में और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 दूनी 200/1 यानी 200% इसका आंसर आ जाएगा। 2 साल के लिए फसल चक्र सघनता मूंग, गेहूं, गन्ना 3 फसलें ली गई हैं 2 वर्ष में। 3 साल के लिए फसल चक्र सघनता धान, आलू, गन्ना, पेंडी इसका टोटल 133%। ये इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं इसको जरूर ध्यान दो। कटाई सूचकांक हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ने दिया 1962 में। प्रकाश संश्लेषण के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कुशल उपयोग को फसल सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है या फसल की आर्थिक उपज इकोनॉमिक यील्ड को कुल जैविक उपज बायोलॉजिकल यील्ड का अनुपात है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है। यील्ड का वह भाग या दाने वाले भाग को हम इकोनॉमिक यील्ड कहते हैं जिसको हम बिक्री करते हैं। अब जानते हैं कि बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है। वह यील्ड जिसमें दाना और भूसी या भूसा मिले हुए होते हैं वह बायोलॉजिकल यील्ड कहलाती है। सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक आलू का है 82%। अनाजों, गेहूं, मक्का, धान का कटाई सूचकांक लगभग 50% होता है। दलहनी फसलों की आर्थिक उपज कम होने से इनका कटाई सूचकांक लगभग 25% होता है, लेकिन अरहर का कटाई सूचकांक सबसे कम केवल 19% होता है। इसे प्रभावशालिता का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। अब बात करूं हार्वेस्ट इंडेक्स के फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर आर्थिक उपज यानी अनाज यानी दाना बटे जैविक उपज यानी अनाज प्लस भूसा इंटू 100। E और B इंटू 100 यानी इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। हार्वेस्ट इंडेक्स गुणांक का विभाजन पार्टीट्यूनिंग कोफिशिएंट के समान होता है। अब बात करते हैं प्रभावशीलता का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बराबर सिंक वटा स्रोत इंटू 100। स्रोत यानी सोर्स पौधे के वे हिस्से हैं जहां प्रकाश संश्लेषण होता है, आमतौर पर पत्तियां होती हैं। सिंक जहां प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ इकट्ठा होता है, आमतौर पर अनाज यानी ग्रेन्स सिंक होता है, लेकिन अपवाद हो सकता है आलू में तना, चुकंदर में जड़ें, पालक में पत्तियां सिंक। तो आज की वीडियो में हमने एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम शुष्क भूमि कृषि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।